हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है द मुग़ल एम्पायर। ये हमारा क्लास 7 की हिस्ट्री का 4th लेसन है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। तो उसमें कौन कौन से राजाओं ने राज किया, कितनी वहाँ पर जो वंशज थे, ठीक है, कितने आप कह सकते हैं डेंसिटी के वहाँ पर लोगों ने राज किया, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो वहाँ पर लास्ट में जिस डेंसिटी ने राज किया था वो लोधी वंश के लोग थे। तो लोधी में सबसे लास्ट राजा कौन था? वो इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी की जो लड़ाई हुई थी पानीपत में वो बाबर के साथ हुई थी 1526 में। 1526 में जब बाबर की लड़ाई हुई तब से ही बाबर की जीतने के बाद ही और लोधी वंश का अंत हो गया। उसके बाद ही क्या हो गया, यहाँ पर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये चैप्टर है, ठीक है, कि मुग़ल एम्पायर की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इनका आर्किटेक्चर में कितना ज़्यादा योगदान है। तो हमें इस बात से ही पता लगता है कि अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो संबोधित करते हैं। जब भी हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, जब तो उस दिन ही मतलब ये कि जैसे कि जब भी आती है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त से जो लाल किला है ना, वहाँ से जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पूरे भारत को संबोधित करते हैं। मतलब ये कि ये जो लाल किला है ना, ये शाहजहाँ मतलब कि मुग़लों के टाइम पर ही बनवाया गया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि वो उस टाइम का इनका दरबार हुआ करता था और आज इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तभी तो वहाँ पर अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो 16वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो ये जो मुग़ल हुआ करते थे, तो पहले तो इन्होंने जब हमला किया था किस पर, जब लोधी पर हमला किया था, जो इब्राहिम लोधी था, तो इनके पास तब ज़्यादा राज हुआ नहीं करते थे। आगरा और दिल्ली तक इनका जो एक्सपेंशन था राज का वहीं पर था। पर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, इनका जो विस्तार था वो तेज़ी से बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और इन्होंने जो एक्सपांशन था वो काफ़ी कर लिया था। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो जब भी ये हम देखेंगे कि मुग़ल थे कौन, तो हमने ये वैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख लिया कि ये जब वहाँ से इन्होंने हमला किया था। बट इनका हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि जो मुग़ल हुआ करते थे ये ना, आप कह सकते हैं कि एक वो हुआ करती थी, जिसे कह सकते हैं वंश हुआ करते थे। एक तो थी जिसकी जैसे कि जो बाबर की माँ हुआ करती थी, वो कहाँ की थी, वो किसकी उत्तराधिकारी होती थी? आप समझ सकते हैं, जो गेंगिस खान था ना, जिसे हम चंगेज़ खान भी कहा करते थे, कि वो 1227 में उसकी मृत्यु हुई थी। वो मंगोल का कहाँ था, रूलर था, ठीक है ना। आपको पता है ना, चाइना के ऊपर मंगोल का वो रूलर हुआ करता था और ये चाइना वाले या फिर सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में ये रूल किया करता था, ठीक है। तो ये इसकी मदर का जो था दूसरी होगी, इंट्रोडक्शन होगी। बट इसका जो पिता था वो कौन था? इसका पिता ना, आप कह सकते हैं तैमूर का आप उत्तराधिकारी मान सकते हैं, ठीक है। तैमूर की मृत्यु हुई थी 1404 में, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो तैमूर राज किया करता था वो ईरान, इराक या फिर मॉडर्न डे तुर्की वाले एरिया में ये राज किया करता था, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो मुग़ल्स हुआ करते थे, जैसे कि हमने देख लिया कि जो बाबर हुआ करता था, तो इनको ना मंगोल कहना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना। तो ये कहा करते थे कि भाई हमें ना हमें अगर दूसरा कहा जाए कि जैसे कि जो मंगोल थे ना, वो कहते थे, मुग़ल कहते थे कि हम ना मंगोल कहना नहीं पसंद करेंगे, हम तैमूर के वंशज हैं, इसलिए हमें ना ये कहा जाए, क्या कहा जाए, कि हमें ना तिमुराइड एंसेस्ट्री ही कहा जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये बात थी, क्योंकि इन्होंने एक प्रतिभाशाली, एक आप कह सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी थी, मतलब कि तैमूर के परिवार से ये संबंध रखना, लोगों के द्वारा कहा ही जाना ही इनको पसंद था, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करके 1398 में ही इन पर कब्जा कर लिया था। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ये इनके सभी वंश के लोगों की फ़ोटो है। तो ये ऐसे ही फ़ोटो भी बनवाया करते थे। और यहाँ पर हम देखें कि मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, ठीक है ना, तो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन कैसे चला करता था, तो हम देखेंगे कि जो बाबर हुआ करता था, ठीक है, तो उसने सबसे पहला आक्रमण किया था 1526 में, जब पानीपत का युद्ध हुआ था। तब उसने किसको हराया था? इसने हराया था तब जो इब्राहिम लोधी था, ठीक है ना। और इसने लगभग 1530 तक राज किया था, मतलब कि इसने सिर्फ 4 साल तक ही राज किया था। और ये इसको राजगद्दी की प्राप्ति है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसका जो राज अभिषेक था वो कब हो गया था? इसका जो राज अभिषेक है वो 1494 में हो गया था, ठीक है। और इसकी उम्र तब सिर्फ मात्र 20 साल हुआ करती थी। पर ऐसी बात हुई ना कि वहाँ पर अक्सर आक्रमण हुआ करते रहते थे, ठीक है ना, वहाँ पर आपको आक्रमण ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो इसको ना वहाँ से जगह छोड़नी पड़ती थी, एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि मंगोलों के वहाँ पर
लगातार आक्रमण होते जा रहे थे। तो ये लगभग 1504 में ना ये कामयाब हो गया किसको, काबुल को अपने कब्जे में लेने में। ठीक है, काबुल को इसने अपने कब्जे में ले लिया और 1526 में इसने सुल्तान ऑफ दिल्ली मतलब कि इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया। और पानीपत की जब युद्ध हुआ था और इसने दिल्ली और आगरा को क्या कर लिया, इसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ना ये धीरे धीरे ये लोग अपना जो राज था एक्सपेंशन करते गए, बढ़ाते गए। इनको बहुत सारे लोग मिले जिनको इनका विरोधों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि आप देखेंगे अहोम्स मिले इनको, सिख मिले, मेवाड़ के राजा मिले, मारवाड़ एंड बहुत सारे राजपूत इनको मिले। ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे इनको लोग मिले। तो ये इनका जो विद्रोह था इनका भी सामना इनको करना पड़ा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इब्राहिम जो ये था बाबर था, इसके जीतने के बहुत सारे कारण थे। और सबसे पहले जो गोला बारूद होता है ना, गोला बारूद का इस्तेमाल करने का जो श्रेय है सबसे पहले इसी को ही जाता है। ठीक है ना। आपने इस बात को समझना है कि जब पानीपत की जो बैटल हुई थी ना, तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, तो सबसे पहले इनको इस्तेमाल करने का जो श्रेय है ये इन्हीं को ही जाता है। ठीक है ना। तो आपको ये समझना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि जब बाबर की जब बाबर का राज था। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अब हम शुरू से देख रहे हैं। ठीक है ना, कि जो मुग़ल एम्पायर था, कि मुग़ल के जितने भी शासक थे वो कौन कौन से शासक थे। तो पहले हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया था बाबर, उसके बाद आया हुमायूं के बीच में एक सूर वंश का एक शेरशाह सूरी भी आया था। ठीक है, बट वो इनके वंश का नहीं था, तो इसमें हमें उसका नाम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद कौन आया, हुमायूं के बाद आया अकबर के बाद आया जहांगीर के बाद आया शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाबर की बात करेंगे। तो बाबर ने ना 1526 में ऑलरेडी कितनी बार डिस्कस कर लिया कि इसने ना इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद क्या हुआ कि 1526 में ना इसने ना इब्राहिम लोदी को हराया और इसके जो अफ़गान सपोर्टर हुआ करते थे उनको भी इसने हरा दिया था पानीपत में। इसके बाद क्या हुआ कि 1527 में इसने राणा सांगा को हराया। ठीक है, राणा सांगा कहाँ का, खानका का उसे युद्ध कहा जाता है। खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध, इसने वहाँ पर राणा सांगा को हराया। और 1528 में इसने क्या किया, जो राजपूत हुआ करते थे चंदेरी में उनको इसने हराया था। और इसके बाद एक और 1529 में, ठीक है, 1529 में एक और घाघरा का युद्ध हुआ था, उसमें भी उन्होंने राजपूतों को ही हराया था। अब हम बात करेंगे हुमायूं की। हुमायूं ने राज किया 1530 से लेकर 1540 तक। फिर बाद में इसको हरा दिया गया था और ये 15 साल दरबार भटकता रहा, ईरान में घूमता रहा। कौन, हुमायूं। तो हुमायूं क्या था कि हुमायूं ने भी अपना जो प्रशासन था वो बड़े अच्छे ढंग से चलाया। ठीक है ना। तो इसके भी बड़ी एम्बिशंस थे, जैसे कि जो इसका भाई एक और मिर्ज़ा कामरान हुआ करता था, तो इसने क्या किया, अभी उसके साथ लड़ते लड़ते बड़ा ही कमज़ोर हो गया। तो फिर इसके बाद जो शेर खान था, जो शेरशाह सूरी वंश का जो राजा था, उसने इसको हरा दिया था और उसने जो दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। तो काफ़ी टाइम तक उसने भी राज किया, लगभग आप 15 साल मान सकते हैं। ठीक है। तो ये जब चौसा का और कन्नौज का जब युद्ध हुआ था ना 1539 में और 1540 में, तब इसको ना ये जगह छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक है, ईरान इसको भागना पड़ा था, किसको, हुमायूं को। इसके बाद क्या हुआ कि 1555 में जब ये वापस आया तो ठीक है, इसकी मृत्यु भी बहुत ही जल्दी हो गई थी, क्योंकि ये लाइब्रेरी से गिरकर, हुमायूं था वो गिरकर मर गया था। ठीक है ना, एक बिल्डिंग के नीचे। तो ये ऐसे ही हुमायूं गिरकर मर गया था। और बाद में आपको पता है जो यहाँ का बीच वाला जो आपको टाइम दिखाई दे रहा है ना, 1540 से और 1555 के बीच में, तो जब ये वापस आया तो जो भी शेरशाह सूरी का जो भी वंश था, सबसे पहले उसने उसको हराया। किसने, हुमायूं ने उनको हराया। और यहाँ पर आपको ये भी बात देखने को मिलती है कि जो शेरशाह सूरी वंश का जो राजा था, ठीक है, उसने ही जीटी रोड बनवाया था। ठीक है ना, जो पेशावर से आपको पता है कि यहाँ से निकलती है, पेशावर तक जाती है, तो इसके द्वारा ही वो बनाई गई थी। अब हम देखते हैं कि अकबर की बात करेंगे। तो अकबर को बड़ा ही महान माना जाता है कि भाई इसने बहुत ही अपना राज किया, अच्छे ढंग से राज किया। तो इसके पीरियड को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहला कि 1556 से लेकर 1570 तक, तो अकबर क्या बन गया था, एक राजा बन गया था। और इसके अंदर ना एक रीजेंट हुआ करता था। ठीक है, एक संरक्षण कह सकते हैं कि ये तो अभी बच्चा था, तो इसके ना एक बैरम खान हुआ करते थे। तो बैरम खान ने ना इसका कह सकते हैं पालन पोषण, इसको जो प्रशिक्षण दिया। ठीक है, इनके ही दूसरे में, ठीक है, नेतृत्व में इसने युद्ध लड़े थे, तभी ये जीत पाया था। और यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन्स भी बहुत सारे लॉन्च किए गए थे। ठीक है, जो भी विद्रोह करता था उनको कुचल दिया जाता था, जैसे कि सूरीज ने, अफ़गान ने, और भी नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं, आस पास पड़ोस के जो आपको देश मिलते हैं, जैसे कि मालवा हो गया, गोंडवाना हो गया,
तो इनको इसने ना दबाने की पूरी पूरी कोशिश की। और यहाँ पर और भी जो इसका भाई था, ठीक है, मिर्ज़ा हाकिम, इसको भी इसने ना हराने की पूरी पूरी कोशिश की थी। अब 1568 में इसने जो सिसोदिया का जो कैपिटल हुआ करता था चित्तौड़ को, इसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। और 1569 में, ठीक है, 1569 में ये रणथंभौर को भी अपने कब्जे में ले चुका था। अब हम बात करेंगे दूसरे की, ठीक है, कि इसके दूसरे पीरियड की बात करेंगे 1570 से लेकर 1585 तक का, मतलब कि 15 साल का जब पीरियड था। तो इसमें क्या हुआ कि इसके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे गुजरात में, इसने ना जैसे कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, तो इसको कैसे कंप्लीट किया गया, बाय द 1579 रिवोल्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, कि ये मिर्ज़ा हाकिम ने ना थोड़ा सा विद्रोह कर दिया था इस टाइम पर, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम 1585 से लेकर 1605 तक की। तो यहाँ पर जो अकबर का एम्पायर था, इसकी बड़ी एक्सपांशन होने लगी, मतलब ये कि बड़ा ही विस्तार होने लगा इस टाइम पर। इसने जो अपने राज थे इसको बड़ा ही बढ़ाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर और भी बहुत सारे कैंपेन चलाए गए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में कांधार वाला जो एरिया है इसको सीज कर लिया गया फ्रॉम द सफावीद्स की। ये पहले किसी और के हक दूसरे में हुआ करता था, कब्जे में हुआ करता था, तो ये इसने उनसे छीन लिया था। कश्मीर को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। और काबुल वाला एरिया था मिर्ज़ा हाकिम की मौत के बाद, उसको भी इसने कब्जे में अपने ले लिया था। तो ऐसी तरह ये जो क्या कह सकते हैं कि कैंपेन थे ये चलाते रहते थे, जैसे कि बरार, खानादेश और यहाँ पर और भी अहमदनगर जो है ना महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इस सभी को क्या किया इसने अपने पार्ट में, अपने भाग में मिलाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। अब हम बात करेंगे सलीम की, ठीक है। इसका बेटा हुआ करता था सलीम, प्रिंस सलीम, जो कि बाद में आगे जाकर क्या बना था, जहांगीर बना था, ठीक है ना। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। और इसने भी राज कंटिन्यूसली किया, ठीक है। यहाँ पर सिसोदिया के जो रूलर हुआ करते थे मेवाड़ के, अमर सिंह, ठीक है, तो वो उन्होंने तो इसकी जो शक्ति है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अपनी हार मान ली थी। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर पोजीशन वगैरह दे दी गई थी, ठीक है। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिक्स की यहाँ पर, बट और भी बहुत सारे आप कह सकते हैं कैंपेन या फिर कुचलने की जो विद्रोह थे उनको कोशिश बड़ी की गई, जैसे कि सिख, अहोम्स और अहमदनगर, बट ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि वो थोड़े टाइम तक तो इसके हाथ में आ जाते थे, पर बाद में ना वो इनको फिर से वो शक्तिशाली अपनी गेन कर लेते थे, जो शक्ति होती थी, जैसे कि सिख हो गए और भी वहाँ पर बहुत सारे जो राज हुआ करते थे छोटे छोटे, तो वो थोड़े टाइम के लिए ये हरा पाता था, बट बाद में वो फिर से उठ जाते थे, है ना। तो ये बात थी। और यहाँ पर आपको प्रिंस खुर्रम भी देखने को मिलेगा, जो कि एम्परर शाहजहां रेबेल्ड द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, कि यहाँ पर आपको प्रिंस जो राजकुमार था वो खुर्रम भी देखने को मिलता है, जिसने विद्रोह कर दिया था किसके खिलाफ, इसी जिसको हम शाहजहां का नाम लेते हैं, शाहजहां उसे कहा गया बाद में। इसने जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो बड़ी कोशिश की गई इसको भी दबाने की, और बाद में ये फिर अनसक्सेसफुली हो गया था। फिर शाहजहां का जब शासनकाल आया, कब से, 1627 से लेकर 1658 तक, तो इसने भी बड़े क्या कहते हैं कि बड़ा ही सिग्निफिकेंस रोल प्ले किया अपने राज का विस्तार करने के लिए। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे यहाँ पर कैंपेन चलाए गए, ठीक है ना, शाहजहां के अंडर। यहाँ पर एक अफ़गान का नोबल खान जहां लोदी हुआ करता था, ठीक है, तो इसको भी हरा दिया गया था। अफ़गान नोबल खान जहां लोदी रेबेल्ड एंड वर डिफेटेड, कि इसको भी हरा दिया गया। और यहाँ पर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए किसके, अहमदनगर के अपने राज्य में मिलाने के लिए। यहाँ पर बुंदेल्स जो हुआ करते थे उनको भी हरा दिया गया था। और जो ओरछा एक और आपको जगह देखने को मिलती है, इसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया था। और यहाँ पर और भी आपको देखने को मिलता है कि आप ना 1632 में जो अहमदनगर था इसको भी अपने भाग में ही मिला लिया गया था इनके द्वारा, और बीजापुर को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 1657 से लेकर 1658 तक, 1657 से लेकर 1658 तक यहाँ पर मतभेद पैदा हो गए, किसके बीच में, शाहजहां और उनके बेटों के बीच में। तो इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर एक औरंगजेब हुआ करता था, ठीक है ना। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने तीनों जो भी भाई हुआ करते थे ना उनको मार दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया, ठीक है। तो आप अगर यही देखेंगे तो इनके बीच में ऐसा ही चलता रहता था। तो इसने क्या किया, जो यहाँ पर औरंगजेब था इसने बाकी भाइयों को मार दिया। यहाँ पर इसका एक और भाई हुआ करता था दारा शिकोह भी को सभी को मारकर ये क्या किया, और इस शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। तो जो शाहजहां था उसकी मृत्यु हो गई थी जेल में ही। अब हम औरंगजेब के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1508 से लेकर 1707 तक किसने राज किया। अब हम देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स वर डिफेटेड इन 1663 कि यहाँ पर जो अहोम्स की जो प्रजाति हुआ करती थी ना, जनजातीय जो लोग हुआ करते थे, इनको हरा दिया गया, ठीक है। जो भी इनके खिलाफ विद्रोह किया करते थे 1680 में भी
जो और भी बहुत सारे कैंपेन चलाए गए थे, ठीक है ना। जो सिख हुआ करते थे उनके खिलाफ भी ये इन्होंने विद्रोह को कुचलने की बड़ी कोशिश की, बट वो ना कुछ समय के लिए हुआ करता था, वो लोग फिर से उभर कर आ जाया करते थे और इन पर हमले किया करते थे। और यहाँ पर जो मुग़ल का जो इंटरवेंशन था, ठीक है ना, कि जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जैसे कि इनके आपस में काफ़ी लड़ाई वगैरह हुआ करती थी। ऑफ द राठौर राजपूत और मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियंस, की यहाँ पर और भी आपको देखने को मिलता है कि राठौर राजपूत हुआ करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको और भी देखने को मिलती हैं। और ना यहाँ पर देखते हैं कि जो अकबर था, ठीक है, अभी तो हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, बट हम अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने ना बड़े ही सिग्निफिकेंटली बड़े अच्छे ढंग से क्या किया उसने कि जो दूसरे राज्य के जो राजा हुआ करते थे उनको रिस्पेक्ट दिया करता था। या तो उनके दूसरे से रिश्तेदारियों में जैसे कि शादी वगैरह करवा ली, ठीक है, तो रिलेशन अच्छे बना लिए, या तो फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उनको क्या करता था कि उनको हराने के बाद भी रिस्पेक्ट दिया करता था। तो इसके कारण जो उसके रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। बट जो औरंगजेब के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसने अगर हम देखें तो इसने ना एक जो हुआ करते थे शिवाजी, उनकी ना इसने बेइज्जती कर दी थी। फिर उसके बाद फिर आपको पता ही है कि हाँ भी कितनी लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पर जो अकबर का जो रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट डेक्कन सुल्तानेट्स की, यहाँ पर और भी जो सेना जो सुल्तान हुआ करते थे जो भी इसके खिलाफ विद्रोह करता था उनको ये मरवा देता था, हत्या करवा देता था। और बीजापुर को भी 1685 में इसने अपने कब्जे में ले लिया था, गोलकोंडा को 1687 में। और औरंगजेब ने ना काफ़ी यहाँ पर काम किए थे, जैसे कि गुरिल्ला जो वारफेयर होती है तो वो भी इसने यहाँ पर ही चलाई थी, ठीक है। बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद वाले जो आपको शासक देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा आपको शक्तिशाली देखने को मिलते हैं नहीं, ठीक है ना। तो ये एक यहाँ पर बात रही थी। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ना मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की, यहाँ पर जो मुग़ल में जो ट्रेडिशन हुआ करता था, जैसे कि अगर आपकी मृत्यु हो रही है, ठीक है ना, तो उनके बेटों में ये ज़मीनें हैं, ठीक है, किसको राजगद्दी पर बिठाया जाए, किनको राजा बनाया जाए, तो ये कैसे हुआ करता था। तो ये ना जैसे कि ये ऐसा बिलीव नहीं किया करते थे कि जो बड़ा बेटा है, ठीक है, उसको ही सारी ज़मीन दे दी जाए या फिर उसको राजा बना दिया जाए। तो इसके बदले में जो मुग़ल हुआ करते थे ये ना बराबर बराबर हिस्सा सभी में बांट दिया करते थे। तो ये हमें बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसी आधार पर ही हम जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये सभी ना ऐसे ही बराबर बराबर हिस्से ही बांट दिया करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो ये जो आपको इनकी जो माताएं दिख जाएंगी, ठीक है, जितनी भी इनकी पत्नियां थी, जितने भी ये हमें मुग़ल एम्परर के जितने भी आपको सम्राट देखने को मिलते हैं, तो इनकी रानियां ना या फिर किसी और रिलीजन से हुआ करती थी। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, जहांगीर की जो मदर हुआ करती थी वो भी कछवा एक प्रिंसेस हुआ करती थी, कहाँ की एक राजपूत जहाँ के रूलर हुआ करते थे, ठीक है, उनकी ये डॉटर हुआ करती थी, ठीक है। अगर आप बात करें कि शाहजहाँ की, ठीक है, वाजा राठौर प्रिंस, ठीक है, तो जो शाहजहाँ की जो मम्मी थी, ठीक है, वो भी राठौर प्रिंसेस ही हुआ करती थी, मतलब कि ये डॉटर हुआ करती थी राजपूत की। तो आपको ये देखकर क्या पता लगता है कि ये ना जो शादी कर लिया करते थे, ठीक है, कि दूसरे रिलीजन के लोगों से ये शादी कर लिया करते थे। तो इससे ये क्यों कर लिया करते थे कि रिलेशन बनाने के लिए, मतलब ये कि जो इनकी एनेक्सेशन हुआ करती थी, अपने राज्यों का विस्तार करने के लिए ये ना उनसे ऐसे कर लिया करते थे, शादी वगैरह ये कर लिया करते थे। अब हम देखेंगे मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स की, जो मुग़लों के जो संबंध थे वो दूसरों से कैसे हुआ करते थे, इनके जो रिलेशन थे वो कैसे हुआ करते थे। तो अगर आप बात करेंगे कि बहुत सारे जो यहाँ पर राजा थे, ठीक है, जो बहुत सारे जो शासक थे मुग़ल के, जैसे कि अकबर को ही ले लीजिए, तो इन्होंने काफ़ी अपना, जैसे कि इन्होंने भी तो जोधाबाई जो हुआ करती थी, ठीक है, जो उनसे उन्होंने शादी करवा ली थी। तो उसके बाद उनको ऐसा भी कहा गया था कि आप अपने धर्म को भी फॉलो कर सकती हैं। और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सल पीस जो होता है, ठीक है, कि उसकी इन्होंने वो करवाया था कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो काफ़ी आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर एक सिसोदिया राजपूत भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सिसोदिया राजपूत में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक मेवाड़ का एक राजा हुआ करता था, ठीक है, उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं, मुग़ल जो शक्तियाँ हैं अभी मैं तो नहीं आपकी शक्तियों को मानता, कि आप नहीं मेरे से ज़्यादा ताकतवर हैं। मतलब ये कि हार मानने से उसने इनकार कर दिया था। तो इसको मुग़लों ने हराया और बाद में इसको बड़े ही प्यार से ट्रीट किया। मतलब ये नहीं कि उसको एकदम से ही मार दिया या फिर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की, जैसे कि औरंगजेब ने की थी, ठीक है। औरंगजेब ने शिवाजी की बेइज्जती कर दी थी, बाद में फिर बहुत लड़ाई हुई थी।
ठीक है ना। तो फिर यही बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो राजपूत हुआ करते थे इनको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए होती थी, तो ये हार तो सह लेते थे, बट ये जो उनका जो अपमान कर दिया जाता था ना, वो अपमान निसाया जाता था। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर इन लोगों को रखना पड़ता था, जो भी यहाँ पर मुगल शासक हुआ करते थे, ठीक है ना। तो औरंगजेब ने वो जो आप कह सकते हैं कि वो बैलेंस बनाया नहीं, तो इसके कारण उसको अपनी जो आपको पता ही है रिजल्ट फिर, ठीक है, कितना फिर देखना पड़ा था उसको। अब हम बात करेंगे मनसबदार और जागीरदार। तो ये सभी क्या था, तो मनसबदार ना एक पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है ना, जैसे कि पोस्ट होती है ना, कि टीचर की पोस्ट हो गई या फिर और भी बहुत सारी जो पोस्टें होती हैं, तो जो पद होता है, ठीक है, ये वही हुआ करता था। तो अकबर के टाइम में या फिर जो मुग़लों के टाइम में इन लोगों को ना काफ़ी, जैसे कि पहले पहले तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप मान सकते हैं, ठीक है ना, तो कुछ लोग रखे हुए थे इंपॉर्टेंट जो कि काम किया करते थे यहाँ पर। उनको बहुत ही ऊंची ऊंची पदवियाँ दी हुई थी और उनकी जो सैलरी हुआ करती थी, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको सिर्फ तुर्किश नोबल ही देखने को मिल जाते थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस ग्रुप में सिर्फ आपको तुर्की लोग ही देखने को मिलते हैं, बट धीरे धीरे इसमें आपको सभी लोग इन्होंने शामिल करने शुरू कर दिए। जैसे कि यहाँ पर आपको ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम्स, अफ़गान, राजपूत, मराठा और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें आपको ये सारे लोग यहाँ पर मिल जाया करते थे। तो इनकी जो सर्विस हुआ करती थी, ठीक है, मतलब कि जो इनका पद हुआ करता था, जो इनका एक कह सकते हैं पोस्ट हुआ करती थी, उनको ही मनसबदार कहा करते थे। और मनसबदार अब इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कि एक स्पेशल पोजीशन होल्ड करता था, ठीक है, जैसे कि रैंक आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ग्रेडिंग सिस्टम भी जैसे कि समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मनसबदार है कोई, उसकी एक रैंक होगी, उसकी सैलरी पहले से ही फिक्स होगी, और यहाँ पर उसकी कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी कि आपको ये काम करने हैं, आपके अंडर ये काम है, ठीक है ना। और इनके अंडर क्या हुआ करता था कि इनकी जो रैंक हुआ करती थी वही डिसाइड करती थी कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए। और इनको ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती थी जिसको हम जात कहा करते थे, ठीक है, ZAT जात, ठीक है। तो जितनी बड़ी जात होगी इसका मतलब होगा कि उसकी जो शान और शौकत है उसके दरबार में, ठीक है, वो उसकी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगर मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार की, जो ये मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, ठीक है ना, जो मिलिट्री मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, इनको भी मेंटेन करके रखना पड़ता था, मतलब कि सवार और कावरली मैन। यहाँ पर जो मनसबदार हुआ करते थे तो ये अपने जो घोड़े होते थे, जैसे कि जैसे कि इनकी जो भी सेना की टुकड़ी होती थी ना, इनको यहाँ पर लेकर आना पड़ता था और इनकी ब्रांडिंग वगैरह करवानी पड़ती थी कि हाँ अभी हम कोई फर्जी चीज़ें नहीं ला रहे हैं, मतलब कि ये सब सही हैं, ये हमारी आर्मी की ही हैं। और इनसे चेक वगैरह करवाया जाता था और इनको सैलरी वगैरह भी दी जाती थी, ठीक है, इसी के बिना पर, है ना। तो यहाँ पर आपको मनसबदार तो देखने को मिल जाएंगे, इनकी सैलरी होती थी, तो इनको ना कुछ ज़मीनें दे दी जाती थी, ठीक है ना, इनको जागीर कहा जाता था, ठीक है। ये जो मनसबदार हुआ करते थे जो कि स्पेशल रैंक होल्ड किया करते थे, इनको कुछ ज़मीनें दे दी जाती थी कि आपको ना इन्हीं ज़मीनों से पैसे इकट्ठा करने हैं और आपको इन लोगों को ही देने हैं, ठीक है, जिसको ये बट इक्ता की तरह आप मान सकते हैं कि इक्ता भी हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, तो वो इक्ता की तरह ही आप समझ सकते हैं। बट अनलाइक मुक्तिस मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेटर देयर जागिर्स की, बट जो अगर आप इक्ता की बात करें तो वहाँ पर लोगों को खुद रहना पड़ता था, ठीक है ना, और वहाँ से पैसे इनको इकट्ठा करने पड़ते थे, बट यहाँ पर इनको रहना नहीं पड़ता था, यहाँ पर रहेगा कोई और जैसे कि पैसे इकट्ठे करके वो सिर्फ इनको दे देते थे। और ये भी कुछ ध्यान में रखा जाता था कि जो भी इनको ज़मीनें दे दी जा रही हैं, जागीर्स दे दी जा रही हैं, वहाँ से जितना भी कर इकट्ठा होगा वो उनकी सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा राजा ने, जो वहाँ का सम्राट था, ठीक है, शासक था, उसने इस बात का भी ध्यान रखा था कि जो ये मनसबदार थे वो ज़्यादा पैसे भी ना कमाए, ठीक है, जितनी इसकी सैलरी है वो उतने ही पैसे कमाएं। तो इसलिए उन्होंने ऐसी उनको जागीरें दी थी जहाँ पर सिर्फ उतने ही पैसे मिले जितनी उनकी सैलरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नोबल्स हुआ करते थे जात के, ये लगभग आपको 5000 रैंक्ड वर हायर देन दोज थाउजेंड्स इन अकबरीन्स की, आपको यहाँ पर 5000 आपको रैंक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, 5000 रैंक्स की आपको ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर लगभग जिनके पास 5000 आप कह सकते हैं जात हुआ करते थे, ठीक है ना,
5000 जात हुआ करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी 1000 वाले से ज़्यादा पोजीशन होगी। तो अगर हम अकबर के दरबार की बात करें तो इसमें ना इनके पास ऐसे 29 मतलब 29 ऐसे मनसबदार हुआ करते थे जिनकी जो वैल्यू थी, मतलब कि जिनकी जो पोजीशन थी वो 5000 जात से ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है ना, मतलब कि 5000 हुआ करती थी। तो आप समझ रहे हैं ना। बट यही बात अगर हम औरंगजेब के टाइम में करें तो ये कितनी हो गई थी, 79 हो गई थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये कि 79 होने के साथ साथ उस टाइम पर इनका जो आप कह सकते हैं कि खर्चा भी ज़्यादा बढ़ गया होगा, है ना। अगर उनका ज़्यादा खर्चा बढ़ गया होगा, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 टीचर की ज़रूरत है, ठीक है, और वहाँ पर लगा दिए जाए 20 टीचर, तो आपको नहीं लगता कि उनको ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करप्शन भी तो हो रहा होगा, तभी तो इतनी ज़्यादा टीचर्स की आपने ऐसे लगा दिए। तो आप समझ रहे हैं ना। तो ये बातें यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर और भी अकबर के टाइम में यहाँ पर आपको जागीर स्वर को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाता था, ठीक है ना, कि ज़्यादा पैसे ना उनको दिए जाएं, ठीक है। तो ये सभी बातें अकबर के टाइम पर तो ध्यान रखी गई, बट ये औरंगजेब के टाइम में ये सभी बातें उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मतलब ये है कि औरंगजेब इन सभी बातों का कंट्रोल कर नहीं पाया, ना ध्यान दे पाया, जिसके कारण जो किसान हुआ करते थे, जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप एक मनसबदार हैं, ठीक है, आपको जागीर दे दी गई। तो जो जागीर जिसके अंडर है, क्योंकि मान लीजिए आप मनसबदार हैं, आप वहाँ पर नहीं होंगे, बट आपके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई पर्सन तो वहाँ से पैसे इकट्ठा करेगा ना, किसान से, कि नहीं करेगा। तो वो क्या करते थे, जो वहाँ से किसानों से पैसे इकट्ठे करते थे, उन्होंने ना किसानों का बहुत ही ज़्यादा शोषण करना शुरू कर दिया। क्योंकि मनसबदार वहाँ पर औरंगजेब के टाइम में 79 हो गए, पहले कितने हुआ करते थे, अकबर के टाइम में 29 थे। तो मतलब कि इतने ज़्यादा बढ़ने के बाद, ठीक है, लगभग आप 3 टाइम्स वो तो बढ़ गए, ठीक है, 3 गुना बढ़ने के बाद तो पैसे तो उतने ही रहेंगे ना, ज़मीनें तो नहीं बढ़ने वाली। तो वो क्या करते थे, वो किसानों से ही बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने वसूलने शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो किसानों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, तो यहाँ पर उनको इसका भी सामना करना पड़ा था। अब हम बात करेंगे कि जो जब्त और ज़मींदार की, ठीक है ना, जब्त और ज़मींदार की, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इनकम के जो सोर्स हुआ करते थे मुग़ल के, वो किससे हुआ करते थे, वो किसानों से ही हुआ करते थे। तो किसानों को कई बार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनका बुरा हाल हो जाता था। जो ज़मींदार हुआ करते थे, तो ना कई बार जो ज़मींदार थे या फिर किसान होते थे, वो इनके खिलाफ़ ना विद्रोह कर दिया करते थे, क्योंकि यार अब कितना वो अब टैक्स देंगे, ठीक है ना, तो आप उससे इतना ज़्यादा तो टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनके पास पैसे बचेंगे ही नहीं, तो देंगे कहाँ से। तो हमें ये भी कई बार देखने को मिलता है कि ये कई बार ना ये लोग विद्रोह कर दिया करते थे। और आपको अगर हम अकबर के अगर रेवेन्यू मिनिस्टर को आप देखें, ठीक है, टोडरमल हुआ करते थे, ठीक है, ये हिंदू धर्म के थे, टोडरमल। तो ये ना अकबर के आप कह सकते हैं जैसे वित्त मंत्री वहाँ के हुआ करते थे। तो इन्होंने ना बहुत ही एक सर्वे करवाया था, ठीक है। इस सर्वे के अंदर क्या था कि जो भी एक क्रॉप्स होती हैं ना, कि वहाँ पर कैसी फसलें उगाई जा रही हैं, वहाँ की उपजाऊ शक्ति कैसी है, ठीक है। मतलब ये कि 10 साल तक वहाँ की ज़मीन के हिसाब से कि आपको ना टैक्स ना क्या कर दिया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था कि आपसे ना इतना टैक्स ही लिया जाएगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वहाँ पर बंजर ज़मीन होगी, तो बंजर ज़मीन से तो वहाँ पर इतनी खेती तो होगी नहीं, तो बंजर ज़मीन के हिसाब से वहाँ पर टैक्स फिर रेट कम कर दिया जाता होगा। तो ये ऐसा ये टोडरमल के द्वारा ही अकबर के टाइम पर ये सारी चीज़ें करवाई गई थी, ठीक है ना। तो 1570 से 80 के बीच में तो ये डाटा सारा इकट्ठा किया गया, ठीक है, और ये सारा फिर बाद में इन्हीं के बेस पर क्या किया गया, इन्हीं के आधार पर इन्होंने जो टैक्स सिस्टम था उसको लागू करवाया था, ठीक है। और इसी रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज, इसको क्या कहा गया था, जब्त कहा गया था, ठीक है। इट प्रिवेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड, कि जहाँ पर वो सर्वे कर पाते थे, ठीक है, तो वहाँ पर ये ऐसे जो नियम कानून थे उसको लागू करवा देते थे, ठीक है। बट ये गुजरात और बंगाल वाले एरिया में ये इसको कर पाना बिल्कुल ही संभव नहीं था, ठीक है। कुछ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न रहे होंगे, कंट्रोल ना कर पाते होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें रही होंगी। और यहाँ पर आप ज़मींदारी की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो ज़मींदार थे वो बहुत ही ज़्यादा डील ऑफ पावर्स की, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स हुआ करती थी। बट जो मुग़ल के जो प्रशासन में जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो इसी के कारण जो अगर आप उनका शोषण करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक दिन वो भी तो विद्रोह कर ही देंगे ना। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो जमींदार हुआ करते थे और कई बार किसान, ये दोनों ही एक साथ मिलकर ये जो मुग़ल की अथॉरिटी हुआ करती थी, जो मुग़ल की पावर हुआ करती थी, मुग़ल की शक्तियों के खिलाफ
ये किसान और जो जमींदार हुआ करते थे ये विद्रोह कर दिया करते थे। और यहाँ पर आपको जो भी किसान यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो फिर उनका इतनी बुरी हालत थी तो वो भी अब क्या करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकबरनामा, ठीक है, आइन ए अकबरी। ये किसने लिखी थी? अकबरनामा, ये आइन ए अकबरी, ठीक है। अकबरनामा को लिखा था अबुल फजल ने, ठीक है। ये अकबर की आप कह सकते हैं कि अकबर के बारे में लिखा गया था, अकबर की टाइम पीरियड था जितना भी, उसने कैसे कैसे राज किया, तो इसको लिखा गया है। तो अबुल फजल ने इसको 3 वॉल्यूम में बांटा है, मतलब कि 3 भागों में इसका जो इतिहास है उसको बांटा है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी एग्ज़ाम में बड़ा पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है, ठीक है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बताया हुआ है कि जो एंसेस्टर एंड द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड, कि जो उसके जो पूर्वज हुआ करते थे ना, ठीक है, जो उसके पूर्वज हुआ करते थे उसको फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा गया है, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो वहाँ पर जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि कोई भी आप मान लीजिए कि कोई भी घटना हो गई, ठीक है ना, तो उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। और तीसरे वॉल्यूम में क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो अकबर का जो प्रशासन हुआ करता था उसके घर के बारे में, उसकी आर्मी के बारे में, वो कितने पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, वहाँ के जो एम्पायर था, ठीक है, कितना कितना एरिया उनके कब्जे में है, और वहाँ की जो ज्योग्राफी हुआ करती थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम आइन अकबरी की बात करें, ठीक है, आइन अकबरी क्या था? इज़ अ रिच स्टैटिकल डील विद थिंग्स डाइवर्स एज क्रॉप यील्ड प्राइसेस वेजेस एंड रेवेन्यूज़, की जो आइन अकबरी हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर ना आप ऐसा मान सकते हैं कि फसलों के बारे में, कितनी उनकी कीमतें थी, कितनी लोगों को पैसे दिए जाते थे, कितने पैसे वहाँ पर उनको आ रहे थे, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बातें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे अकबर की कुछ नीतियों के बारे में कि अकबर की क्या क्या नीतियाँ हुआ करती थी, ठीक है ना, क्योंकि अकबर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रहता है, तो इसलिए हमें अकबर का जो पढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अकबर हुआ करता था, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी जो हुआ करती थी अकबरनामा, वो तो आपको पता है कि अबुल फजल ने लिखी थी। तो यहाँ पर अबुल फजल ने बहुत सारी यहाँ पर आपको बातें बताई हुई हैं कि यहाँ पर जो शासन किया जाता था, ठीक है, जो सूबा हुआ करते थे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो एम्पायर था, ठीक है, ये पूरा आपको जो भी साम्राज्य था ये ना कुछ प्रोविंसेस जो हुआ करते थे, ठीक है, उनमें ये बांटा गया था। और यहाँ पर इन्हीं प्रोविंसेस को हम सूबा कहा करते थे, ठीक है। और इन सूबे को गवर्न किया जाता था, इस पर शासन किया जाता था सूबेदारों के द्वारा। जैसे कि आज मान लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कौन आते हैं? सीएम आते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आप मान सकते हैं कि अलग अलग जो प्रोविंसेस हुआ करते थे वहाँ पर क्या करते थे कि वहाँ पर सूबेदार वहाँ पर एक फंक्शन किया करते थे। तो इसी तरह यहाँ पर वो हर जो प्रोविंस में, ठीक है ना, जो यहाँ पर हर प्रोविंसेस हुआ करते थे, यहाँ पर हर प्रोविंस का एक ऑफिसर हुआ करता था, ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे हम दीवान कहा करते थे, ठीक है। यहाँ पर एक वित्तीय अफसर हुआ करता था जिसे हम दीवान करते थे, जो कि पैसों की लेन देन करने की बात करता था, या फिर वहाँ पर शांति बनाने की बात होती थी तो वो भी वहाँ पर वो उसकी बातें भी किया करता था। और सूबेदार होता था, ठीक है, बाय अदर सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री पे मास्टर, कि सूबेदार को और भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, जैसे कि वहाँ पर पे मास्टर हो गया जिसे बख्शी कहा करते थे। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, की जो वहाँ पर सदर हुआ करते थे, फौजदार हुआ करते थे, वहाँ पर जो कोतवाल जिसे हम पुलिस वाला भी कह सकते हैं, तो इन सभी के द्वारा उनको फुल सपोर्ट दिया जाता था। अब हम बात करेंगे नूरजहाँ की, ठीक है। तो नूरजहाँ कौन हुआ करती थी? नूरजहाँ ना जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी। तो नूरजहाँ का नाम था पहले महरुन्निसा हुआ करता था, ठीक है, महरुन्निसा नाम हुआ करता था। बट शादी के बाद इनका जो आप कह सकते हैं कि एक जो टाइटल था, ठीक है, उपाधि थी, वो नूरजहाँ रख दी गई थी। तो नूरजहाँ पर ना शाहजहाँ दूसरे जहांगीर को बड़ा ही भरोसा था और इसको ना बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी हुई थी, और नूरजहाँ के नाम पर इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। और हम बात करें कि बायगॉट क्या होता है? बायगॉट एक ऐसा पर्सन होता है, एन इंडिविजुअल हु इज़ इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ और कल्चर, की जो दूसरों के पर्सन के धर्म में ना वो विश्वास नहीं करता, ठीक है ना। तो ये बात थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो अकबर के वो जो वफादार हुआ करते थे, जितने भी वहाँ पर आपको लोग देखने को मिल जाते हैं, तो इनका आप कह सकते हैं कि बड़ा कंट्रोल था, ठीक है, इसके टाइम में, अकबर के टाइम में। पर ये धीरे धीरे आप 17वीं शताब्दी की बात करें तो
धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर इनका जो कंट्रोल था वो छूटता गया और यहाँ पर जो लॉयल्टीज़ थी, ठीक है, इसके जो लोगों की, वो धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़े से सेल्फिश होते गए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अकबर ने और क्या किया था, अकबर ने ना फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, 1570 में एक डिस्कशन शुरू कर दी थी, ठीक है, जिसमें आपको सभी धर्मों के लोग मिल जाएंगे, ब्राह्मण मिल जाएंगे, उल्मा मिल जाएंगे, आपको इसमें जीसस या फिर और भी पंडित, जो पुरोहित जिसे कह सकते हैं, आपको रोमन कैथोलिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसे हम पादरी कह सकते हैं, और भी आपको जोरास्ट्रेरियंस, ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पर लोग मिल जाएंगे। इबादत खाना में इनकी जो मीटिंग थी वो तय हुई थी और इनका मेन मकसद क्या था कि हमें ना सभी के धर्मों में विश्वास रखना है, ठीक है, तो और क्या करना है, यूनिवर्सल पीस की जो भावना है, ठीक है, सभी में आप कह सकते हैं कि सूला ए कुल, ठीक है, सूला ए कुल की नाम की एक बात थी, ठीक है, यूनिवर्सल पीस की सभी को एक दूसरे के धर्मों का पालन करना है, ठीक है ना, सहनशीलता रखनी है, किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलना। तो इन सभी बातों पर ये डिस्कशन किया करते थे। और यहाँ पर अबुल फजल है, ठीक है, तो यहाँ पर अबुल फजल ने बड़ी हेल्प की थी अकबर की, क्योंकि ये इसका दोस्त हुआ करता था, तो सूला कुल को यहाँ पर लागू करवाने में, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी यहाँ पर आपको बातें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो सूला कुल है, ठीक है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें हमने इसको डिस्कस कर ही लिया कि किसी के धर्म को भी हेट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, कि जो मुगल एम्पायर था 17वीं शताब्दी के बाद की हम बात करते हैं, 17वीं शताब्दी में, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी और उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, तो वही हम देखेंगे कि सबसे पहले तो जैसे कि वहाँ पर जो कुछ नोबल्स हुआ करते थे, ठीक है ना, जो मनसबदार हुआ करते थे, वो अकबर के टाइम में तो बड़े कम थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वही अगर हम बात करें यहाँ पर औरंगजेब के टाइम में, तो वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 45 इन द नंबर ऑफ टोटल ऑफ 8000 की 8000 में से, ठीक है, 8000 मनसबदार में से अगर आप 445 देखें मनसबदार, वो सबसे ऊंची पोजीशन लेने वाले थे, ठीक है, और 445 कितना हुआ, सिर्फ 5.6% हुआ। और ये सिर्फ 5, लगभग आप मान लीजिए 5.5% लोग पूरे यहाँ के साम्राज्य का, ठीक है, 61% धन है वो ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये ऐसे कैसे चल पाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती थी इनको, क्योंकि ये थोड़े से लोग थे और ये बहुत सारे पैसे खा जाते थे। तो क्योंकि मनसबदारों की जो संख्या थी वो भी तो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई थी, तो इसी तरह आप देखेंगे कि जो किसान थे उनका बड़ा ही शोषण किया जाने लगा, क्योंकि वो अब क्या करेगा बेचारा कि इतनी जो फसलें हैं कितनी फसलें उगा पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर आपको एक और बात देखने को मिलती है एट लास्ट, ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, तो इसमें हम कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट में क्या हुआ कि जैसे कि मनसबदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई और यहाँ पर थोड़ी सी करप्शन भी बढ़ने लग गई, तो इसके कारण यहाँ पर आपको जितने भी लोग देखने को मिलते हैं अब वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे थे, इतना ज़्यादा उनके पास धन आने लगा था कि उन्होंने ना धीरे धीरे भी अपने आप को ना इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया, ठीक है, और अपने अपने राज्य को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इसी तरह इनका जो पतन था, ठीक है, इसी तरह इनका जो जो राज था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया, क्योंकि बाद वाले जो राज थे, ठीक है, औरंगजेब के जो बाद वाले जितने भी आपको शासक देखने को मिलते हैं वो बड़े ही कमज़ोर हुआ करते थे। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।